हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन पढ़ रहे थे। कल हमने इन्वायरमेंट पोल्यूशन का एक लेक्चर पढ़ा था। तो आज हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है, एक सेकंड देखने दो मुझे, थोड़ा सा इसका कम करने दो। तो जिसका नाम है नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है और वेरियस टाइप की जो पोल्यूशन है जो बचा हुआ है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो नॉइस पोल्यूशन यू क्या कहते हैं, रेफर टू दी जो अनवांटेड, बिना ज़रूरत के या बहुत ज़्यादा जो आवाज़ें होती है ना, जो हमारे जो जो नॉर्मल लिविंग कंडीशंस को डिसरप्ट करती है, ख़राब करती है, उसे जो कहते हैं नॉइस, अनवांटेड साउंड, उसे नॉइस कहते हैं, समझे। अब देखो, ये एडवर्सली अफेक्ट करती है ह्यूमन जो हेल्थ है और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को भी। और ये आजकल जो अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो है, ये एक बड़ी ही ग्रोइंग प्रॉब्लम है। इंक्रीजिंगली ह्यूमन एक्टिविटीज़ और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उससे जो है ये जो नॉइस पोल्यूशन के इश्यूज जो है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब सोर्सेज क्या है नॉइस पोल्यूशन के? देखो, इंडस्ट्रियल सोर्सेज तो हैं, जो मशीनरीज और जो बड़े बड़े इक्विपमेंट जो फैक्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज़ किए जाते हैं या माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत नॉइस जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन, जो नॉइस फ्रॉम व्हीकल्स, ट्रेन की, एयरप्लेन की, आप देखते हो ना, जो एयरपोर्ट के घर किसी का पास होगा या जो ट्रेन पास से गुजरती है तो वो हॉर्न जब ब्लो करती है, या फिर वैसे भी जो इंजन की साउंड होती है, या जो मैरीटाइम नॉइसेस है जो शिप्स या पोर्ट से आती है। तो ये एक समस्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन से भी, अर्बन एरिया से भी, जैसे लाउड स्पीकर है, म्यूजिक सिस्टम है, पब्लिक इवेंट्स जब होते हैं, लोग डीजे बजाते हैं सड़कों पे, तो पार्टीज जब लोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन है या डिमोलिशन एक्टिविटीज़, कहीं कोई बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, ठीक है, कोई बलडोजर चलाया जा रहा है, तो अर्बन एरियाज़ में ये भी होता है। रेजिडेंशियल एरिया जो घर हैं, जहाँ पे लोगों के हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, जैसे मिक्सर है, ठीक है, जो जूस बनाने वाली चीज़ें हैं ना, उनसे कितनी साउंड होती है। टेलीविज़न लोग ऊंचा ऊंचा चलाते रहते हैं रात में भी, वॉशिंग मशीन की, नेबरिंग प्लेइंग, आपके पड़ोसी जो है अगर लाउड म्यूज़िक बजा रहे हैं या किसी भी नॉइजी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, ये सारे कारण हैं नॉइस पोल्यूशन के। नेचुरल सोर्सेज भी, थंडर स्टॉर्म है, वोल्केनिक करप्शन है, या अदर नेचुरल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। दो ये लेस फ्रीक्वेंट होता है, ये कंट्रीब्यूट, ये टेम्परेरी नॉइस पोल्यूशन तो होता है इससे भी, ठीक है। तो ये वेरियस सोर्सेज हैं, वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ओके। आप देखते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। देखो, हेल्थ इंपैक्ट है, देखो हियरिंग लॉस हो सकता है, इंसान जो सुनने की शक्ति है ना वो इंसान खो सकता है अगर बहुत अरसे तक अगर हम किसी ये लाउड साउंड के एक्सपोजर में रहेंगे, ये हमारे हियरिंग को परमानेंट डैमेज कर सकता है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होती है इंसान को, टेंशन होती है ना, फ्रस्ट्रेट होता है इंसान कंटिन्यूसली, अगर जो नॉइसेज ये आवाज़ें सुनेगा तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, बंदा इरिटेबल हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, आवाज़ें जो है ना, ऊंची आवाज़ जो है, अननेसेसरी वॉइस जो है, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, इससे जो है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस है ना, इंटरफेरेंस, जो स्लीप पैटर्न्स है हमारा, जो वो जो है वो डिसरप्ट हो सकता है अगर ऊंची आवाज़ें हमेशा आएंगी या नॉइसेस आ रही हैं, तो बंदा चैन से थोड़ी चिप्स हो पाएगा, बंदा तो चैन से खामोशी में सोता है ना। तो ये भी क्या कर, फटीग होगा, रिड्यूस क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स। देखो, डिसरप्ट करता है कम्युनिकेशन, हाई नॉइसेस जो है ना, हाई नॉइस लेवल जो है, जो बहुत ज़्यादा शोर जो ऊंचा होता है, ये कम्युनिकेशन, जो बर्ड्स जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो डिसरप्ट हो जाता है। और मरीन एनिमल्स का बिहेवियल चेंज, एनिमल जो है वो अपना हैबिटेट जो है वो छोड़ के जा सकते हैं अगर ज़्यादा ऊंची आवाज़ आती है। इन्वायरमेंट देखो, डिसरप्शन है, देखो प्रोलोंग, बहुत ज़्यादा देर तक नॉइसेज अगर नेचुरल एरिया को डिसरप्ट करेगी, एनिमल की ब्रीडिंग को, उनकी फीडिंग पैटर्न को चेंज कर सकती है। अंडरग्राउंड नॉइस पोल्यूशन जो है शिप से अफेक्ट करता है बहुत सारे मरीन स्पीसीज को, वेल्स और डॉल्फिन्स को। प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट होता है, नॉइसेज अगर किसी काम करने वाली जगह पे किसी ऑफिस के पास होगा तो कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी लोगों की कम हो जाती है, समझे। ये जो है ये वेरियस अफेक्ट है नॉइस पोल्यूशन के। अगर नॉइस पोल्यूशन के हम लोग जो है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, देखो लेजिस्लेटिव मेजर, कानून तो कोई बनाने पड़ेंगे, कोई रेगुलेशन, तो नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल जो है, रूल्स है 2000 के, ये रेगुलेट करते हैं कि कितना परसिमेबल, कितना परमिसिएबल, मतलब कितनी नॉइस जो है वो परमिटेड है, किस लेवल तक है ना। यहाँ रेजिडेंशियल एरिया की अलग है, कमर्शियल की, इंडस्ट्रियल की और साइलेंट जोन्स की अलग अलग एरिया की, इतना शोर किया जा सकता है। ये जोनिंग लॉज जो है ना वो सेपरेट रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए होते हैं और नॉइजी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए और ट्रैफिक के लिए।
अब मेजर्स लेने के लिए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन होना बहुत ज़रूरी है, इंटरवेंशन यूज़ किए जाने चाहिए, साउंड प्रूफ मटेरियल्स जो है कंस्ट्रक्शंस में डेवलप किए जाने चाहिए, क्वाइटर मशीनरीज और व्हीकल्स जो कम शोर डालती हो, मशीनरीज और व्हीकल्स वैसी बनानी चाहिए। अर्बन प्लानिंग, ग्रीन बेल्ट्स और बफर जोन क्रिएट करने चाहिए ताकि ये इस आवाज़ों को जो है एब्जॉर्ब कर सके। स्ट्रेटिजिकली प्लेस करने चाहिए जो एयरपोर्ट, हाईवेज और फैक्ट्रीज हैं ताकि वो रेजिडेंशियल एरिया को इम्पैक्ट ना करे। अवेयरनेस कैंपेन करनी चाहिए कि पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए कि हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है नॉइसेस के। हमें कुछ क्वाइटर एक्टिविटीज़ प्रमोट करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक का प्रॉपर मैनेजमेंट, देखो जो अननेसेसरी जो है ना हॉन्किंग होती है ना, जो हॉर्न बजाते रहते हैं या लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं गाड़ियों में, बहुत ऊंचा ऊंचा बाहर लगा देते हैं स्पीकर्स, इनको रोकना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि इंजन नॉइस कम हो। वर्क नॉइस कंट्रोल, वर्क प्लेस पे देखो प्रोवाइडिंग वर्कर्स को एयर प्रोटेक्शन गियर्स देने चाहिए। जो लोग इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनरीज़ के साथ काम करते हैं ना, तो उनके लिए जो है उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा भी तो होनी चाहिए ना जिससे जो है उनके कान प्रोटेक्टेड रहेंगे। रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए मशीन्स की ताकि वो उनका आवाज़ जो इतनी नॉइस वो एमिशन करते हैं वो कम हो। ओके। मॉनिटर एंड इन्फोर्समेंट, रेगुलर नॉइस लेवल जो है मॉनिटर होना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। स्ट्रिक्ट पेनल्टी होनी चाहिए अगर कोई नॉइस के ये रेगुलेशंस को जो है वोलेट करता है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे तभी हम इस नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना जो हम पर जो अफेक्ट होंगे वो डेट्रीमेंटल होंगे जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, परमिसिबल नॉइस लेवल क्या है? देखो डे टाइम में जो है ये डीबी में होता है नॉइस, ठीक है। अब जो है एरिया क्या है, डे टाइम और नाइट टाइम, ठीक है, समझे। अब डीबी का क्या मतलब है, ये जो डीबी दिया हुआ इसका क्या मतलब है, डेसिबल, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा डेसिबल डीबी है ना। तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो है डे टाइम पे कम से कम 75 डीबी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और नाइट टाइम में 70। ओके, इतना साउंड लिमिट्स दी गई है। कमर्शियल एरियाज़ में जितनी परमिशन है, कमर्शियल एरिया में 65 और 55, वहीं रेजिडेंशियल एरिया में 55 डे टाइम में और 45 नाइट टाइम में। साइलेंस जोन में 50 और 40 जो है डे और नाइट। अब डे जो है 6 AM से 10 PM तक और नाइट जो है 10 PM से 6 PM। ये वेरियस जो है एरियाज़ में जो है इतना जो है जो डेसिबल साउंड है उसको जो है उसकी अनुमति दी गई है कि इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है इलीगल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं टेक्नोलॉजीज़ फॉर नॉइस रिडक्शन। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा सकता है नॉइस को कम करने के लिए। नॉइस बैरियर, देखो वॉल्स और स्क्रीन्स जो है प्लेस करनी चाहिए हाईवेज और रेलवे के साइड्स में, है ना, ताकि जो है कम से कम नॉइस जो है जो आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज है वहाँ पे पड़े, ठीक है। एक्वास्टिक, देखो एक्वास्टिक इंसुलेशन मतलब साउंड ऑब्जॉर्बिंग मटीरियल्स जो है बिल्डिंग्स में और व्हीकल्स में यूज़ होने चाहिए। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, जो टेक्नोलॉजी हेडफोन्स में यूज़ की जाती है और कुछ मशीनरीज़ में जिससे जो है नॉइस कैंसलेशन होती है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का जो है फ्रीक्वेंट यूज़ होना चाहिए लार्ज स्केल पे, है ना। अर्बन ग्रीनरी, देखो प्लांटिंग ट्रीज प्लांट करनी चाहिए जो एक्ट करते हैं एक नेचुरल जो है साउंड एब्जॉर्बर का। ये टेक्नोलॉजीज यूज़ की जानी चाहिए नॉइस, अगर हमने नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। वेरियस हमने सोर्सेज पढ़े नॉइस पोल्यूशन के, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज पढ़े, ठीक है, उसके इफेक्ट पढ़े, ओके। एंड देन हमने टेक्नोलॉजी इन्वेंशन पढ़ा, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इसको मिटिगेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ई वेस्ट पे। देखो ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये रेफर करता है वो डिस्कार्डेड वेस्ट, मतलब वो जो छोड़ दिए गए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे हमारे फ़ोन्स हैं, हमारे और भी बहुत सारी अप्लाइंसेस है घर पे, किचन में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर्स और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें, ये आइटम्स जो है ना, जब इम्प्रॉपरली एक प्रॉपर डिस्पोजल इनका नहीं होता है तो ये कंट्रीब्यूट करती है इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को और पोस्ट करती है एक सिग्निफिकेंट रिस्क ह्यूमन हेल्थ को, क्योंकि इनमें बहुत सारे हैजार्डस जो है सब्सटेंस होते हैं जो रैपिडली जो है टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के साथ जो है हमारा जो ई वेस्ट का जो वॉल्यूम है, जितना ई वेस्टेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ है ग्लोबली, बहुत तेज़ी से जो है ई वेस्ट इंक्रीज़ हुआ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इंक्लूडिंग कंट्री लाइक इंडिया। जैसे कॉमन सोर्स ऑफ ई वेस्ट क्या? हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया फेंक दिया, प्रॉपर उसको रिसाइकल नहीं किया, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, वैक्यूम क्लीनर, टोस्टर, मिक्सर, स्मॉल अप्लाइंसेस, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हाउस होल्ड अप्लाइंसेस। फिर कंज्यूमर लाइक जैसे टेलीविज़न है,
कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, हमारे घरों में भी देखो आप कितने फ़ोन्स पड़े होंगे, ठीक है, जिनका हम कोई काम नहीं, ऐसे ही पड़े, उनको हमने प्रॉपर रिसाइकल नहीं किया। टैबलेट्स है, प्रिंटर, कैमरा, ऑडियो के, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल डिवाइसेज है जैसे लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है, बैटरी यूजर एक्सेसरीज है जैसे लिथियम आयन बैटरी या चार्जर या केबल्स, ऐसे ही पड़े गंद नालियों में, ठीक है। तो ये जो है ये सोर्स है ई वेस्ट का, मेजर सोर्स ऑफ ई वेस्ट, और ये एक बहुत बड़ा हेडेक है ग्लोबल लेवल पे। कौन कौन से कंपोनेंट ई वेस्ट, देखो मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड ग्लासेस फ्रॉम डिवाइस, केसिंग और स्क्रीन, देखो ना, स्क्रीन की कवर से लेकर स्क्रीन गार्ड तक सारा चीज़ हम ऐसे ही फेंकते हैं। हजार्डस मटीरियल जब हैवी मटीरियल, लीड, मरकुरी, कार्डिमम, आर्सेनिक, ये टॉक्सिक है। ब्रोमोनाइट, फ्लेम रेडेंटेंट या पॉलीक्लोरोनाइट, बाइफेल्स, पीसीबी जिसको कहते हैं, बाकी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कूलिंग सिस्टम फ्रिजेस में यूज़ होता है इधर उधर। तो ये बड़े हार्मफुल है, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। अगर इनका प्रॉपर रिसाइकल नहीं होगा तो ये इम्पैक्ट करेंगे लार्ज स्केल पे ह्यूमंस पे, डिफरेंट डिजीजेज आकर, ये मरकरी जैसे और लीड जैसे जो वाटर को कंटामिनेट करते हैं क्या नहीं, इट हैज़ ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट। कोई सॉइल पोल्यूशन करता है, देखो इम्पैक्ट, देखो सॉइल और वाटर पे इम्पैक्ट होता है, जो है लीचिंग होती है, जो हैवी मेटल और जो केमिकल्स होते हैं जो सॉइल में जाते हैं और सॉइल से जो ग्राउंड वाटर में जाते हैं तो उसको पोल्यूट करते हैं, ठीक है। फिर एयर पोल्यूशन, देखो जब हम इनको ई वेस्ट को या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस जो इससे निकलते हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो डिसरप्ट करते हैं इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को। एनिमल्स जो खा जाएंगे, उनको तो नहीं पता है ना कि कौन सा सही है कौन सी गलत चीज़ है, तो उनको हेल्थ इशू होंगे। हेल्थ इंपैक्ट बाय डायरेक्ट एक्सपोजर, जो लोग ई वेस्ट को फेस करते हैं, जो ई वेस्ट जो रिसाइकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उनको बहुत सारी रिस्पिरेटरी और स्किन डिजीजेज हो जाती है, क्रोनिक डिजीज। अगर प्रोलोंग बहुत लंबे अरसे तक एक्सपोजर होगा किसी हैवी मेटल का तो वो न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कर सकता है। कम्युनिटी भी रिस्क है, देखो नियर बाई कम्युनिटी जो अफेक्ट फूड और जब वाटर सप्लाई को अफेक्ट होगा तो लार्ज नंबर ऑफ लोगों को जो है इम्पैक्ट हो सकता है। इसके वेरियस एन नंबर्स ऑफ जो हेल्थ इश्यूज है, समझे। तो अगर आपको, तो इनको कैसे किया जाएगा, ई वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाएगा। इंडिया जो है ना थर्ड लार्जेस्ट जो है जनरेटर है ई वेस्ट का पूरी दुनिया में। अराउंड 3.2 मिलियन मीट्रिक टन एनुअली जो है एज पर रिसेंट सर्वे जो है वो हर साल का ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज है। इसको प्रॉपर लेजिस्लेशन और पॉलिसी के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। ई वेस्ट जैसे मैनेजमेंट रूल है 2016 का, जिसको अमेंड भी किया 2018 में दोबारा से, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया इसने कंसेप्ट एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो कलेक्ट करेगा, रिसाइकल करेगा इस ई वेस्ट को, ठीक है। और एम्फसाइज किया गया है कि इन्वायरमेंटली जो है एक साउंड मैनर में इसको डिस्पोज करना है। ये भी तो नहीं इसको खत्म करने के लिए ओपन एयर में आप जला रहे हो और बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो है वहाँ के क्लोज बाय इन्वायरमेंट में फैल रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को जो है काम दिया गया है कि वो मॉनिटर करेगा और इन्फोर्स करेगा ये ई वेस्ट के जो रेगुलेशन है, समझे। फिर जो है इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, देखो एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है ई वेस्ट का वो हैंडल किया जाता है अनरेगुलेटेड और इनफॉर्मल रिसाइकलर्स के द्वारा। मतलब उन पे कोई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है जो इनको प्रॉपरली ई वेस्ट को रेगुलेट करवाएगा, ठीक है। लिमिटेड अवेयरनेस, देखो नॉलेज भी ई वेस्ट के लिए लिमिटेड है क्योंकि ये मॉडर्न इन्वेंशन है और इसका प्रॉपर डिस्पोजल मेथड भी अभी बताया नहीं जा रहा सही से। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप, इनएडुकेट रिसाइकलिंग फैसिलिटी और कलेक्टिंग सिस्टम। ई वेस्टेज जो है उसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल वे होना चाहिए, किस तरह से कौन रिकलेक्ट करेगा, कैसे कलेक्ट करेगा, वो नॉलेज पहले शेयर होनी चाहिए। फिर कहाँ कलेक्ट किया जाएगा, कैसे डिस्पोज किया जाएगा, इस पर कोई गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं है। कंप्लायंस डिफिकल्टी है इन्फोर्स करने के लिए रेगुलेशन, क्योंकि वास्ट स्केल ऑफ जो हो रहा है। किस तरीके से हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं ई वेस्टेज को हैंडल करने में। देखो पहले तो हम इसे रिड्यूस करें, यहाँ कि मिनिमाइज करें इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन और ओपन करें एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट को। मतलब ये नहीं कि हमने फ़ोन लिया 1 महीना चलाया, 3 महीने चलाया, फेंक दिया, नया ले लिया, नहीं, हम ड्यूरेबल चीज़ों को यूज़ करें। हम फ्रिज ले रहे हैं तो कोई अच्छा ले, अच्छी कंपनी का, ताकि वो लंबे समय तक चले, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी पर फोकस करना है हमें, मिनिमाइज करना है इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन। फिर रीयूज़, डोनेट करना है या रीसेल करना है जो फंक्शनलिंग डिवाइस है इंस्टेड ऑफ डिस्चार्जिंग। अगर आप फ़ोन तो आपका पुराना हो गया लेकिन चल रहा है ना, आपको जो है उसको रीसेल कर देना है, दूसरे को भेज देना है, या फिर आपको डोनेट करना चाहिए ताकि कोई और यूज़ करे, वो ना नया ले, वो अपना काम चलाए।
आपका आईफोन 14 आया, आपने 13 फेंक दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हालांकि कि लोग फेंकते नहीं हैं, 13 थोड़ा महंगा है, बट एंड्रॉयड फ़ोन्स डेली रेडमी देखते घर पे 5 पड़े हुए हैं। इस ऐसा नहीं होना चाहिए ना। रिसाइकल यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज अथोराइज्ड रिसाइकलिंग सेंटर, एक अथोराइज जो रिसाइकलिंग सेंटर्स बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, प्रॉपर डिस्पोज किया जाए, नालियों में नहीं फेंकना है। अपसाइकलिंग, रीपर्पोज ओल्ड डिवाइस इनटू यूजफुल आइटम, आपको काम करना, उससे कुछ काम लेना है। ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे बेसल कन्वेंशन है 1989 की, इसने बोला कि ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट है इंक्लूडिंग ई वेस्ट, इसको रेगुलेट करने के लिए ये कन्वेंशन लाई गई थी। आगे जब हम वेरियस कन्वेंशंस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ग्लोबल ई वेस्ट मोनीटर, देखो ट्रैक करता है ग्लोबल ई वेस्ट कितना जनरेट होता है और किस रेट पे साइकिलिंग होता है ना। पार्टनरशिप ऑन एक्शन फॉर कम्यूटिंग इको इक्विपमेंट्स, प्रमोट करता है एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट, यूज़ और उसका एंड ऑफ लाइफ और कंप्यूटिंग इकोसिस्टम में। सॉलिड वेस्ट, ये एक और चीज़ है। सॉलिड वेस्ट क्या है? कोई भी डिसगार्डेड मटेरियल जो लिक्विड नहीं है या गैसियस फॉर्म में नहीं है, सॉलिड वेस्ट में, जैसे प्लास्टिक है। इसमें वाइड रेंज ऑफ मटेरियल आते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर या अदर सोर्सेज से। इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है सॉलिड वेस्ट का, ये एक बड़ा एसेंशियल है। हमें इन्वायरमेंटल और हेल्थ इंपैक्ट से अगर बचना है, मिनिमाइज करना है। किस किस टाइप के होते हैं? देखो, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जैसे जो जनरेट होते हैं हाउस होल्ड से, ऑफिस से या पब्लिक प्लेसेस से, इंक्लूड ऑर्गेनिक वेस्ट भी है जिसमें प्लास्टिक भी है, कागज़ है, पेपर है, ग्लास है, मेटल है। कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो बाई प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो बचा खुचा जो रॉ मटेरियल गंद है, जो वेस्ट बचा हुआ है, इंक्लूडिंग स्लैग है, ऐश है, केमिकल रेजिड्यू है या कोई स्क्रैप मटेरियल है। हैजार्डस वेस्ट भी है, वेस्टिंग कंटेनिंग टॉक्सिक या कोरेजिव या फ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे बैटरीज है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है। तो ये सारी जो है ये सॉलिड वेस्ट में आती हैं चीज़ें, समझे। एग्रीकल्चर वेस्ट भी है जिसमें जैसे एनिमल मनूवर है, पेस्टिसाइड है, क्रॉप रेजिड्यूल है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट है जो, ठीक है, कंक्रीट, ब्रिक्स, वुड, मेटल, ये सब सॉलिड वेस्ट में आता है, ठीक है। अच्छा, फिर है बायोमेडिकल वेस्ट, जो वेस्ट जनरेट होता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज से, इंक्लूडिंग सिरिंज हैं, ये बैंडेज जो पट्टियाँ हैं, या कोई एक्सपायर दवाइयाँ हैं, या पैथोलॉजिकल वेस्ट है। ई वेस्ट भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, फ़ोन, टीवी, ये सारा सॉलिड वेस्ट में आता है। प्लास्टिक है जो नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल है, जो पैकेजिंग के लिए बॉटल्स हैं, जो पानी की या बाकी जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, सब सॉलिड वेस्ट है। सोर्सेज मैंने बताया ना, हाउस होल्ड से है इंक्लूडिंग जैसे फूड स्क्रैप्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, एग्रीकल्चर है, इंस्टीट्यूशनल है, म्यूनसिपलिटी वेस्ट है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट है सोइल, देखो सॉलिड वेस्ट अगर सोइल में जाएगा तो जब लीच करेगा तो ये कंटामिनेट करता है सोइल को, वाटर को कंटामिनेट करता है। जो वेस्ट जो डंप किया जाता है वाटर बॉडीज़ के करीब में, ये पल्यूट कर देता है वहाँ के सरफेस और ग्राउंड वाटर को। ओपन एयर में बर्न करते हो तो बहुत सारे टॉक्सिक गैस रिलीज होते हैं। हेल्थ इंपैक्ट भी है, बहुत सारे वेक्टर बोर्न डिजीजेस जो वेस्ट पे अट्रैक्ट होते हैं, पेस्ट जैसे रैट है, चूहे, मच्छर है ना, फिर वो इनसे जो है बहुत सारी डिजीजेस स्प्रेड होती है कि नहीं, डिजीजेस स्प्रेड। रेस्पिरेटरी जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, जो जब हम जलाते हैं ना ये गंदगी, तो ये हवा को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस होते हैं, तो वो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरीज को, हमारे लंग्स को डैमेज करता है, कार्डियोवैस्कुलर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमें। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो भी सीरियस रिस्क है, हेल्थ थ्रेट है। एस्थेटिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को डिग्रेड करता है एक विजुअल अपीलिंग अर्बन एरियाज को, है ना, रिड्यूस करता है प्रॉपर्टी की वैल्यू। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे हम सॉलिड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कलेक्शन, डोर टू डोर कलेक्शन जो वेस्ट है, यूजिंग या बिन्स या गार्बेज ट्रक्स, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ गार्बेज ट्रक यूज़ करती है और हम घर में डस्टबिन का यूज़ करते हैं, हम डस्टबिन में डालते हैं, वो फिर ले जाके जो है वो गाड़ी आती है कचरे वाली, उसमें डाला जाता है। देखो अर्बन एरियाज़ में अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही होता है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में भी होता होगा, रूरल एरिया में आई बिलीव ये अगर म्यूनसिपैलिटी के ट्रक नहीं आते तो लोग गार्बेज को जो है कलेक्ट करें, फिर जो है किसी जगह पे जाके उसको डिस्पोज करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ है कलेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सेग्रीगेशन, मतलब सेपरेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स, जहां हो रहा है कि बायोग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखना है, रिसाइकलेबल को अलग रखना है, जो हैजार्डस है, जो केमिकली जो खतरनाक है उसको अलग रखना है, ठीक है। अलग अलग सेग्रीगेट करके इस वेस्ट को जो है रखना है और फिर उसको जो है रिसाइकल करना है या कलेक्ट करना है जब डिस्पोज करना है,
ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टिंग जो वेस्ट है टू ट्रीटमेंट फैसिलिटी या डिस्पोजल साइट, फिर उसको लेकर भी जाना है जहाँ ले जाके डिस्पोज करना है, जहाँ जाके उसको जो है अगर बायोग्रेडेबल है तो उसको उस हिसाब से, अगर रिसाइकलेबल है, अगर नहीं है, हैजार्डस है, उस तरीके से ट्रीट करना है उसको। फिर ट्रीटमेंट, देखो प्रोसेस जहाँ वेस्ट को रिकवर मटेरियल और कन्वर्ट किया जाता है किसी तरीके एनर्जी में, जैसे बायोग्रेडेबल वेस्ट को बायोमास एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। कंपोजिटिंग, कन्वर्ट जहाँ करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोजिट में, खाद में। रिसाइकलिंग, रिकवर करते हैं मटेरियल जैसे पेपर, ग्लास और बाकी मेटल हैं जिनको रीयूज़ किया जा सकता है दोबारा। वेस्ट टू एनर्जी, मतलब इनकार्नेटिंग वेस्ट, उसको एक एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बायोमास है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्पोजल, लैंडफिल्स, जो ज़मीनें नहीं कचरे की भरी हुई होती है, आप शहरों के बाहर देखोगे, शहरों के अंदर देखोगे, तो डिस्पोजल ऑफ जो नॉन रिसाइकल और हैजार्डस वेस्ट है उसको किसी एक डेजिग्नेटेड साइट पे जाकर जो है डिस्पोज करना चाहिए, हर जगह नहीं फेंकना है। ओपन डंप्स, जो अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल है उसको डिस्करेज्ड ड्यू टू इन्वायरमेंटल बहुत सारे इंपैक्ट है, इसके इकोसिस्टम हार्म होता है, ये जो ओपन में हम लोग कचरे का ढेर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक और कंसेप्ट है बायो रेमिडिएशन। देखो बायो रेमिडिएशन वो प्रोसेस है जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, सच एज जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स का, किसके लिए, रिमूव करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए, पोल्यूटेंट को खत्म करने के लिए या थोड़ा कम करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए, उससे कम से कम जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो, समझे। ये कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली है, मेथड है, समझे। ताकि जिसकी ये इस मेथड से जो है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए, इस मेथड से इन्वायरमेंट, सॉइल, वाटर, एयर, ये जितने भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं इनको हम पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है एक वे है, ओके। अब रेमिडिएशन जो है वो, बायो रेमिडिएशन जो चीज़ है वो हार्नेस की जाती है नेचुरल प्रोसेस से, जो रिस्टोर करता है पोल्यूटेड इन्वायरमेंट को उसके ओरिजिनल स्टेट में। कैसे होती है, देखो दो तरीके से दो तरीके से हो सकती है। एक है कि हम लोग यूज़ करें इन सीटू, मतलब इन सीटू मतलब वहीं उसी जगह पर, इन सीटू मतलब ट्रीटमेंट, जो पोल्यूटेंट है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है जहाँ वो गंदगी है, मतलब जहाँ जिस चीज़ को वो कंटामिनेट कर रहे हैं, साइट ऑफ कंटामिनेशन पे, विदाउट क्या है एक्सकेवेशन, मतलब वहाँ से उठा के दूसरी जगह नहीं, जैसे बायो वेंटिंग है या बायो स्पर्सिंग है या फाइटो रेमिडिएशन है, इनको हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। एक्सीटो रेमिडिएशन भी है, जहाँ क्या करता है ये कंटामिनेटेड मटेरियल को जो है उठाया जाता है और कहीं दूसरी जगह जाके उसका इलाज ढूंढा जाता है। एग्जाम्पल बायोपाइल्स है, कंपोजिटिंग है या स्लरी फेज बायो रिएक्टर्स है, इन सारी चीज़ों का। अब देखो एक बात देखो कि कौन कौन से मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है ये सब चीज़ करने के लिए। देखो मैकेनिक्स फॉर बायो, देखो एक तो माइक्रोबल बायो रेमिडिएशन है, जहाँ हम लोग बैक्टीरियाज, फंगाई या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका यूज़ करते हैं डिग्रेड करने के लिए ऑर्गेनिक का पोल्यूटेंट और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको, टॉक्सिक को नहीं, जैसे ऑयल इक्टिंग बैक्टीरिया है जो क्लीन कर देते हैं ऑयल स्पिल को, कहीं ऑयल गिरा हुआ है। या एक और है फाइटो रेमिडिएशन, यहाँ पे प्लांट्स का यूज़ किया जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए और डिटॉक्सीफाई करने के लिए सॉइल और वाटर को। प्लांट्स जो है ऐसे इस प्लांट का यूज़ किया जाता है, ये जो है मिट्टी को और जो है वाटर को जो है एब्जॉर्ब करते हैं अपने प्लांट अपने अंदर और जो है पोल्यूशन हटा देते हैं। यह एग्जांपल है बायो एक्सट्रैक्शन, जहाँ प्लांट्स जो है हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिट्टी से, वाटर से। फाइटो डिग्रेडेशन, जहाँ प्लांट जो है मेटाबोलाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट को। अच्छा माइक्रो रेमिडिएशन भी है, जहाँ फंगाई जो है ब्रेक डाउन करते हैं जो कॉम्प्लेक्स पोल्यूटेंट है, इंक्लूडिंग जो हाइड्रोकार्बन है या पेस्टिसाइड है। फिर इंजामेटिक बायो रेमिडिएशन जो यूज़ होता है माइक्रोबल एंजाइम्स के लिए एक्सेलरेट करने के लिए पोल्यूशन डिग्रेडेशन को। तो मल्टीपल जो है इसके एप्लीकेशंस भी हैं। कैसे सॉइल रेमिडिएशन, देखो क्लीन करता है कंटामिनेटेड एग्रीकल्चर फील्ड को, इंडस्ट्रियल साइट को, लैंड फील्ड्स को, रिमूव करता है हाइड्रोकार्बन, पेस्टिसाइड और हैवी मेटल्स को अगर हम बायो रेमिडिएशंस का जो है प्रॉपरली यूज़ करेंगे। वाटर का ट्रीटमेंट, पोल्यूटेड वाटर को, रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर, ऑयल स्पिल्स, ऐसी चीज़ों को। हवा को रिमूव करता है पोल्यूटेंट, जैसे बायो फिल्टर्स का या बायो ट्रिकलिंग सिस्टम का यूज़ करके, ठीक है। तो माइनिंग एरियाज में भी जो हैवी मेटल्स है या टॉक्सिन्स है वो माइनिंग टेलिंग्स में, तो ये सारी चीज़ों का जो है इसमें बड़ा ही अहम रोल है। एक बायो रेमिडिएशन एक बड़ा ही अच्छा जो है इंस्ट्रूमेंट है।
अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं एसिड रेन के बारे में। ये क्या है? ये एक बारिश ही है जो रेन, स्नो, फॉग, डस्ट, जो हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं जिसमें लो पीएच, मेक्स इट मोर एसिडिक देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा, क्योंकि पीएच लो है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। ये कॉज होता है प्राइमरली किसके रिलीज से? सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से एटमॉस्फेयर में। कौन कौन सा? SO2 और NOx, इन दोनों के रिलीज से होता है जब ये एटमॉस्फेयर में विच रिएक्ट विद द वाटर वेपर। अब ये दोनों वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेंगे और बाकी केमिकल के साथ और बना देते हैं सल्फ्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्रिक एसिड, ठीक है। सल्फर और हाइड्रोजन जब मिलते हैं, वाटर वेपर्स मिलते हैं, तो ये बना, और नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, ये कॉज करते हैं एसिड रेन। प्राइमरी पोल्यूटेंट इसमें कौन कौन से? एक सल्फर डाइऑक्साइड है जो अमिट होता है किससे? फॉसिल फ्यूल, जब हम गाड़ियाँ, जब कोल ऑयल बर्न करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, मशीन्स चलाते हैं, तब ये अमिट होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो है मेजर सोर्स है, ये रिलीज होता है पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी या वोल्केनिक करप्शन से भी हो सकता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिलीज होता है कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल व्हीकल, पावर प्लांट से, और केमिकल रिएक्शन, जब इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब वाटर वेपर्स के साथ, ऑक्सीजन का साथ और बाकी केमिकल के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं ना, तो फॉर्म होते हैं बहुत से एसिडिक कंपोनेंट्स, जैसे मैंने बताया अभी आपको। ये जब एसिड्स मिक्स होते हैं बारिश के साथ तो ग्राउंड पे गिरती हैं एसिड रेन की फॉर्म में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एसिडिक डिपोजिशन देखो, वेट भी हो सकता है, जब जैसे एसिडिक रेन होती है, स्मोक, स्नो होती है, फॉग, मिस्ट जो फॉल करती है डायरेक्टली ग्राउंड पे, या मोर प्रेवलेंट रीजन में जहाँ सिग्निफिकेंट रेनफॉल हो वहाँ पे होती है। अब ड्राई डिप्लीशन भी होता है, देखो एसिडिक पार्टिकल्स भी कभी कभी सूखे गैसियस जो है वो सेटल हो जाती है सरफेस पे, मिट्टी पे, वाटर बॉडी पे या वेजिटेशन पे। ये जो है सूखे एरिया में, एरिड रीजन में होता है, जहाँ बारिशें जो है बहुत कम होती है, वहाँ पे जो है ड्राई होती है। ओके, समझे? तो इंपैक्ट क्या है एसिड रेन का? देखो, सोइल डिग्रेडेशन, एसिड रेन जो है ना वो लीच करती है एसेंशियल जो न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोइल से जो है लीच कर लेती है पूरी तरह से। पानी की एसिडिटी जो है एसिडिटी बढ़ाती है, पीएच है ना तो लो करती है, रिवर वाटर क्योंकि लो पीएच होता है ये। अब वाटर स्ट्रीम्स जो एक्वेटिक लाइफ को जो बड़ी हार्मफुल है, ठीक है। ओके, फिर क्या है? वेजिटेशन डैमेज, देखो डैमेज करता है लीव्स, रिड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस और वीक करता है प्लांट्स को। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है जब एसिडिफिकेशन होता है वाटर का तो हार्मफुल जो होता है फिशेस के लिए, एम्फीबियंस के लिए, बाकी इकोसिस्टम के लिए, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट होती है। ऑन ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, देखो जो कोरेड्स मेटल्स, ठीक है, वीकन बिल्डिंग्स को कमज़ोर करती है, डैमेज करती है बहुत सारी कल्चरल जो है मोनूमेंट्स, जैसे ताजमहल का एग्जांपल एक प्राइम एग्जांपल है। पेंट को, जो पेंट होता है बिल्डिंग्स का है ना, उसको डिग्रेड कर देती है, स्टोन्स को, कंक्रीट को जो है कमज़ोर कर देती है। ऑन ह्यूमन हेल्थ, देखो एसिड रेन जो है ना वो डज नॉट डायरेक्टली हार्म ह्यूमन बट कंट्रीब्यूट, लेकिन बहुत सारी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम लोग जो है SO2 और NOx जो इनहेल करते हैं अपने अंदर, तो उसके होते हैं, उसके बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं। अब एसिड रेन के हमने कंपोजिशन पढ़ा कैसे है, अब हमने ये देखना है कि हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कौन से मेजर लिए जा सकते हैं जिससे जो है एसिड रेन हम कंट्रोल कर पाए। उसके लिए जो है हमें एमिशन को पहले कम करना पड़ेगा, हमें डीसल्फराइजेशन करना पड़ेगा। यूज ऑफ जो फ्लू गैस है वो डीसल्फराइजेशन इन पावर प्लांट्स टू रिमूव SO2 को रिमूव करना पड़ेगा, हमें कम यूज करना पड़ेगा एमिशंस में, ठीक है। कैटलिस्ट कन्वर्टर इंस्टॉल करने पड़ेंगे व्हीकल्स में, कैटलिस्ट कन्वर्टर्स जो NOx के एमिशंस को कम करे। हमें क्लीन एनर्जी सोर्स जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो पावर है ना, एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन, ऐसी चीज़ें यूज़ करनी, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हमें करना पड़ेगा, हमें ट्रांजिशन होना पड़ेगा, हमें फॉसल्स का कम यूज़ करना पड़ेगा। जो भी NOx और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो भी चीज़ें जो हो रही हैं जिससे भी एमिशन हो रहा है वो चीज़ों से हमें रोकना है, ठीक है। इंप्लीमेंट करने स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स, द क्लीन एयर एक्ट USA का जैसे है वैसे हमें भी तो लागू करना पड़ेगा जो रेगुलेट करेगा SO2 और NOx को, एमिशन को इंडिया में। ये गोटेनबर्ग का जो प्रोटोकॉल है यूरोप में जिसका एम है रिड्यूस करना है एसिड रेन को थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हमें भी इसमें अपने इनपुट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। रिफॉरेस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं CO2 और बाकी पोल्यूटेंट को, है ना। लाइमिंग ऑफ वाटर बॉडीज टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी,
देखो फिर क्या, पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेटिंग इंडिविजुअल और इंडस्ट्रीज अबाउट द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। लोगों को बताएंगे ना कि भाई ये इंपैक्ट है एसिड रेन के, अगर आप लोग इस पर नहीं काम करोगे तो ये होगा। हमें इंकरेज करना पड़ेगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस, तभी होगा। पोल्यूशन का हमने पोल्यूशन जो है वेरियस एयर से लेके वाटर से लेके सॉइल पोल्यूशन से लेके सब डिस्कस किया है, ठीक है। इसके हमने सोर्सेज डिस्कस किए, कहाँ से आता है, इम्पैक्ट डिस्कस किया, इन्वायरमेंट और ह्यूमन पे क्या पड़ता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया सोर्सेज, इम्पैक्ट, फिर हमने किया कि कैसे मिटिगेटिंग मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं, मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, ये भी डिस्कस किया है। सारी चीज़ें हमने कर ली, कैसे वे मैनेज करना है इन सब चीज़ों को, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को, क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए और क्या हैं वो भी डिस्कस कर लिया। तो पोल्यूशन के चैप्टर में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ डिस्कस करने की आपको ज़रूरत है। फिर भी अब बाकी जो चीज़ें हैं वो वेरियस जब टॉपिक्स जिनके साथ अटैच्ड है ना, जैसे कन्वेंशंस हैं, वेरियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं या कंट्री रिलेटेड कोई लॉज हैं, वो जो है अटैच्ड टॉपिक्स हैं वेरियस टॉपिक्स के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ हो जाएंगे, ठीक है। अभी इतना ठीक है, ओके। और नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी करें या फिर इन्वायरमेंटल असेसमेंट करें, रिपोर्ट देखते हैं कौन सा करते हैं, जैसे भी होगा। और साथ साथ में मैं सोच रहा हूँ अब के जो है हम डेली जो है 1 से 2 लेक्चर जो है सीसेट के करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रीजनिंग, ओके। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है, रीजनिंग का वहीं पे, ठीक है। इंडियन पॉलिटी हमारी कंप्लीट है ऑलमोस्ट। जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं वो दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट थे कम से कम हमने 70 लेक्चर्स किए हैं, तो ऑल आर कवर्ड इन दैट, ठीक है। सी सेट का देखना तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हम लोग डेली 10 से 20 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे, ओके। उसमें मैं आपको जो है वेरियस कंसेप्ट्स हैं वो भी समझा दूंगा, ओके। बाय।